हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस। ओके, आगे आने वाले जितने भी हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, आरआरबी, सब में यूजफुल होंगे ये इम्पॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बैंकिंग सूत्रा को, जिससे कि आगे अपलोड करने वाले मेरे वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन में जीमेल पे आ जाएं, जिससे आपको पता चल जाएगा मैंने कब कोई नया वीडियो अपलोड किया। ओके, दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर माई वीडियोस। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपर ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ भीम ऐप। तो सबसे पहले मैं बता दूं भीम ऐप के बारे में आपको। भीम ऐप क्या है? It is a Bharat Interface for Money. This is the acronym. BHIM is the acronym of Bharat Interface for Money. It is basically a mobile app developed by National Payment Corporation of India and it is based on UPI platform, Unified Payment Interface. इसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताऊंगा क्या है UPI. And it was basically BHIM app was launched by Narendra Modi at a Digi Dhan program in New Delhi. Okay, and it has been, this app has been named after Bhim Rao Ambedkar ji. Okay, and the basic intention इस ऐप को लॉन्च करने का था कि जो ई पेमेंट्स हैं वो डायरेक्टली बैंक्स के थ्रू पॉसिबल हो जाए, कैश ट्रांजैक्शंस को हम कम कर लें। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ 2016 इंडियन बैंक नोट डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर ही ये भीम ऐप लॉन्च करा गया। तो आप कह सकते हैं इट इज़ बेसिकली अ ड्राइव टुवर्ड्स कैशलेस ट्रांजैक्शन और कैशलेस सोसाइटी। ओके, सो नाउ द आंसर इज 20,000. ओके, भीम ऐप एक्सेप्ट मैक्सिमम ऑफ ₹10,000 per transaction and ₹20,000 limit within 24 hours. So the maximum upper transaction limit is ₹20,000 and it supports 2 languages currently, Hindi and English. Okay, so this is all about BHIM app. Next question, open market operation. Open market operation is a part of income policy, fiscal policy, credit policy, legal policy. तो इसका आंसर है क्रेडिट पॉलिसी, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन है क्या? बेसिकली इट इज़ this open market operation is conducted by RBI, Reserve Bank. Okay, and कैसे होता है ये? By way of sale or purchase of government securities to adjust the money supply condition. Okay, अब ये कैसे होता है ये मैं आपको इस फिगर के थ्रू समझाऊंगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये दोनों ही रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों को कंट्रोल करता है पैरेलली। कैसे? जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करता है, ओके, जब सेल करता है तो बैंक से लिक्विडिटी मूव होती है आरबीआई की तरफ। बैंक्स जैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेंगे और आरबीआई जैसे सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो जो मनी बैंक के पास है वो आरबीआई के पास आएगा। मीन्स लिक्विडिटी जो है यहाँ पर वो बैंक्स के पास से धीरे धीरे सक आउट हो जाएगी आरबीआई के पास, और जो नॉर्मल जनता है, पब्लिक है, उसके पास भी लिक्विडिटी कम हो जाएगी। मतलब मनी की मात्रा, करेंसी की मात्रा कम हो जाएगी, और जैसे ही मनी की मात्रा कम हो जाएगी तो इंटरेस्ट रेट हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे कि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ओके, सेकेंड पार्ट में देखिए, जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा, परचेज करेगा, जैसे ही परचेज करेगा तो वो इन एक्सचेंज मनी बैंक्स को देगा। जैसे ही मनी बैंक के पास आएगा तो लिक्विडिटी बैंक के पास बढ़ जाएगी, और जब बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मीन्स इट इज़ ईजिली बी डिलीवर्ड टू जनरल पब्लिक। मतलब पब्लिक और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, मतलब मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो इंटरेस्ट रेट लो हो जाएगा, और बाय दिस वे इट कंट्रोल्स द रिसेशन। सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ open market operation, and always remember it is a part of
credit policy or monetary policy. A non-performing asset is a loan or an advance where interest and or installment of principal remain overdue for a period of more than dash days in respect of term loan. तो इसका आंसर है दोस्तों 90 days. Okay. कोई भी लोन NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट तब होता है जब उसका इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल का या उसके इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट 90 डेज तक जो बोरोइंग पार्टी है वो बैंक को ना दे, उस केस में वो एसेट बैंक के लिए NPA हो जाता है. अब यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं बैंक के लिए एसेट्स क्या हैं और लायबिलिटीज़ क्या हैं. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा दूँ. एसेट है जो भी वो लोन्स और एडवांसेस देता है वो एसेट है, क्योंकि एसेट क्या है जो आपको इन फ्यूचर मनी दे के इसको सेल करके आप मनी ले पाए. तो लोन्स और एडवांसेस क्या है कि बैंक को रेगुलरली बाय वे ऑफ EMI एंड इंटरेस्ट आपको बैंक को मनी देता रहता है. तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ एसेट फॉर अ बैंक. एंड व्हाट इज़ द लायबिलिटी? लायबिलिटी इज ऑल द सेविंग डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, ये सब क्या है? लायबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये बैंक को जब भी कस्टमर रिक्वायर करेगा उसे वापस करनी है. मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर इट इज़ मेंटेनिंग दैट, सो इट इज़ ए लायबिलिटी फॉर बैंक. ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि बैंक के लिए एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम सीलिंग ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया. मीन्स जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन कंपनी अगर कोई भी फॉरेन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट कंपनी अगर पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है 20%. करेक्ट आंसर इज 20%. और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 74%. और ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज up to 49% automatic route, means no government involvement involved when any foreign company wants to invest in a private sector bank. But if it wants to invest more than 49%, means up to means when any foreign company wants to invest more than 49%, then it has to go through government route. Means up to 74% it has to involve government, concerned government. Now comes the next. Non-banking financial company can perform which activity? Okay, हमारे पास 4 ऑप्शन है. टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, इशुएंस ऑफ चेक, हाउसिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. तो इसका सही आंसर है हाउसिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. अब क्वेश्चन आता है कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है क्या? तो उसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 and it is engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares, stocks, bonds, debentures, securities issued by government. Okay, चिट बिजनेस. तो ये सारे बिजनेस जो हैं NBFC को अलाउ हैं, ये सारे बिजनेस वो कर सकती है. तो इसमें हाउसिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ही ऑप्शन है. ओके, अब जो वो नहीं कर सकता जो एक्टिविटीज़, वो उनकी लिस्ट आप देख लीजिए. NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट. ओके, डिमांड डिपॉजिट, सो B ऑप्शन इज रॉन्ग. ओके, NBFC ऑल्सो नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ. तो इशुएंस ऑफ चेक इज ऑल्सो रॉन्ग. It also not accept term deposit. Deposit का कोई भी सीन नहीं है NBFC में. Means NBFC are not allowed for any kind of deposit. It can also be allowed. It can only be allowed for lending purposes. Okay. और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि NBFC में जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल नहीं है इसके कस्टमर्स को. डिपॉजिट इंश्योरेंस जो जितने भी बैंक के कमर्शियल बैंक्स, जो नॉर्मल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, उनके कस्टमर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की तरफ से 1 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस मिलता है, जो कि NBFC के कस्टमर्स को नहीं मिलता. ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ओके, और
it is also not form any part of payment and settlement, means RTGS, NEFT, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब कोई भी फैसिलिटीज NBFC के कस्टमर्स को नहीं मिल सकती, NBFC नहीं प्रोवाइड कर सकता. ओके, so these are the some of the important things about NBFC. Now comes the next question. Which of the following maintains the RIDF? RIDF क्या है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. तो इसका एक्चुअली कंसेप्ट थोड़ा समझने वाला है कि ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है क्या. जैसे कि जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको प्रियोरिटी सेक्टर को, जो कि एवरी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और कह सकते हैं फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 और मोर ब्रांचेज हैं इंडिया में, उनको 40% ऑफ द एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, जो क्रेडिट है, टोटल क्रेडिट है, मतलब जितना भी लोन देता है बैंक, उसका 40% ऑफ द क्रेडिट है वो प्रियोरिटी सेक्टर में देना होता है. ओके, प्रियोरिटी सेक्टर आपको पता है जैसे कि एजुकेशन लोन, रूरल सेक्टर, वीकर सेक्शन, इन सारे सेक्शंस डिवाइडेड हैं. MSME, इनमें 40% ऑफ द क्रेडिट देना होता है बैंक्स को, ये RBI की गाइडलाइंस है. ओके, तो अगर फॉर एग्जाम्पल if any bank fails to lend ₹40, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, any bank out of 100 rupees, if any bank fails to ₹40 and instead offer ₹35 by March end towards priority sector lending, then the balance is mandated to invest with RIDF. means जो बैलेंस ₹5 बच गए हैं, जो वो मार्च एंड तक प्रियोरिटी सेक्टर में नहीं जमा कर पाया है, नहीं क्रेडिट दे पाया है, वो 5% उसको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए देने होंगे. ये फंड जो है वो गवर्नमेंट का फंड है और जिसको ऑपरेट करता है नाबार्ड. सो नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्मेशन ऑफ बैड बैंक हैज बीन प्रपोज्ड इन इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड ऑन 31 जनवरी 2017. किस एक्टिविटी के लिए? टू परचेज NPS फ्रॉम बैंक. ये है इसका राइट आंसर. ओके, ये एक्चुअली जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उसमें अरुण जेटली जी ने प्रपोजल रखा है कि जो बैड बैंक है, बैड बैंक क्या चीज़ होगा, जो बैंक के NPA हैं वो खरीदेगा, जिससे कि जो बैंक की एनर्जी वेस्ट होती है NPA को रिकवर करने में, वो एनर्जी बचे और वो बाकी बैंकिंग एक्टिविटीज़ में अपना ध्यान लगा सके. ओके, इस वजह से बैड बैंक का कंसेप्ट यहाँ पे आया है, जो सारे ही बैंकों से NPA परचेज करेगा डिस्काउंट रेट पे. और इसका एक और दूसरा नाम दिया गया है जिसका नाम है इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी, पैरा, जिसको हम एज ए बैड बैंक भी बोल रहे हैं. इसके काम क्या होंगे? परचेज स्पेसिफाइड और स्पेसिफाइड बैड लोन्स, हर तरह के बैड लोन्स NPS नहीं लेगा, कुछ स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्स बैड लोन्स फ्रॉम बैंक्स. इट वर्क्स देम आउट बाय कन्वर्टिंग डेब्ट इनटू इक्विटी एंड ऑक्शनिंग. मतलब जो भी NPA वो खरीदेगा उसको इक्विटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और ज़रूरत पड़ने पे उसको ऑक्शन में कर देगा, सेल कर देगा. ओके, और ये जो पैरा है, बैड बैंक है, ये फंड करेगा इसको गवर्नमेंट इशू ऑफ सिक्योरिटीज, कैपिटल मार्केट्स एंड ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय रिजर्व बैंक टू पब्लिक सेक्टर बैंक. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडवाइज टू मेंटेन नो. अब ये जो KYC प्रोसीजर्स है, KYC पॉलिसी है, ये किस एक्ट में आती है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये आपको डिफरेंट एक्ट स्टडी करने पड़ेंगे तभी पता चलता है. बट KYC जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बैंकिंग के सेक्टर में, ये आपको पता होना चाहिए. इट इज़ मेंशन्ड इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और इसका जो एक्चुअल सेक्शन है वो है सेक्शन 35A. अगर कोई भी बैंक KYC पॉलिसी को सही से नहीं फॉलो करता है तो उसको पेनल्टी भी भरनी पड़ती है RBI के लिए. So this is very important aspect in the banking industry. Know your customer procedures. Now comes the next. What is known as discount rate? चार ऑप्शन है हमारे पास: रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, बैंक रेट, बेस रेट. इसका सही ऑप्शन है बैंक रेट. ओके, बैंक रेट क्या है एक्चुअल में? बैंक रेट refers to a official interest rate at which RBI will provide loans to the banking system. ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म लैंडिंग है जो कि RBI बैंक्स को देता है. जब भी बैंक्स को लोन और फंड्स की जरूरत पड़ती है, लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत पड़ती है, तब वो RBI से लेता है इन फॉर्म ऑफ लोन. ओके, और जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है बैंक उनसे वो है बैंक रेट. अब क्वेश्चन आता है कि ये डिस्काउंट रेट से कैसे लिंक अप करें. तो एक्चुअल में जो बैंक रेट, ये जो लोन है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, these are given out either by direct lending or by rediscounting the bills of commercial banks.
Rediscounting means buying back the bills of commercial banks and ट्रेजरी बिल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक्स। मतलब जो बिल्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, वो आरबीआई क्या करता है, इनसे परचेस करता है, रिटर्न इनको फंड देता है। तो ये जो डिस्काउंटिंग है, रीडिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स है, इसकी वजह से इस बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेडिट विच इज अवेलेबल एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफाइंड एज। सो इसका आंसर है चीप मनी। चीप मनी वो मनी है, it is basically a loan, cheap money, loan or credit with a lower interest rate। अब hot money क्या है? Hot money वो है, hot money is a currency that moves regularly and quickly between financial markets। Okay, so investors ensure they are getting higher short-term interest rates available। Okay, means it is a fastly moving currency between different banking or financial institutions। फिएट मनी वो है, इट इज़ ए करेंसी established by गवर्नमेंट रेगुलेशन और लॉ। ठीक है, जब भी कोई लॉ करेंसी को इस्टेब्लिश करता है तो वो होता है फिएट मनी। नेक्स्ट कम द डियर मनी। डियर मनी इज द कॉस्टली मनी। इट इज बेसिकली a loan which is expensive to borrow with higher interest rates। So dear money is the money with higher interest rate। Now come to next, money supply in India can be increased। 3 ऑप्शन है। RBI सेल सिक्योरिटीज, यहाँ मैं एक बार 1 by 1 डिस्कस करूँगा कौन सा ऑप्शन होगा कौन सा नहीं। RBI सेल सिक्योरिटीज टू बैंक्स। अब आप इमेजिन करिए, अगर RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक से सेल करता है, सेल करेगा तो वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ को देगा और मनी बैंक से लेगा। मनी इन रिटर्न, बैंक इन रिटर्न मनी देंगे और सिक्योरिटी लेंगे। तो बैंक से मनी आरबीआई के पास आएगा, बैंक से मनी आरबीआई के पास आएगा, मतलब पब्लिक से मनी आरबीआई के पास आ रहा है। मीन्स लिक्विडिटी जो है इंडिया में मार्केट में, मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज नहीं होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। जब आरबीआई परचेज करेगा सिक्योरिटी, मतलब बैंक से खरीदेगा, तो इन रिटर्न मनी देगा। मीन्स मनी सप्लाई बैंक्स में बढ़ेगी। जब बैंक्स में बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली इंडिया में भी बढ़ेगी। तो दिस इज द राइट। अब आरबीआई इंक्रीज रिपो रेट। रिपो रेट क्या है? शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट। ओके, जो भी आरबीआई शॉर्ट टर्म में लेंड करता है मनी को और बैंक से उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो है रिपो रेट। तो अगर रिपो रेट बढ़ा देगा तो जो शॉर्ट टर्म लेंडिंग है वो कॉस्टली हो जाएगी। मीन्स बैंक्स जो है वो कम लेंड करेंगे, कम मनी लोन लेंगे आरबीआई से। जब कम लेंगे तो बैंकिंग इंडस्ट्री में मनी कम होगा और मनी सप्लाई इंडिया में डिक्रीज होगी। सो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। सो द राइट ऑप्शन इज सी। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट। Which one of the following is not a quantitative credit control measure of Reserve Bank of India? जो quantitative credit control है, मतलब जो लोन है मार्केट में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, इंडिया में जो क्रेडिट की सप्लाई है उसको भाई क्वांटिटी कंट्रोल करता है। अब उसके 4 रेट हैं, ये आप जैसे देख पा रहे हैं। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR विच इज कैश रिजर्व रेशियो, और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो 4 रेट हैं ये क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर आते हैं। और जो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है इसके अंदर आते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन और मॉरल सुआजन। तो इसका सही आंसर है मॉरल सुआजन। बिकॉज अब मॉरल सुआजन क्या है? मॉरल सुआजन implies that it is a pressure exerted by RBI on banking industry without any strict action. Okay, mean for compliance of the rules, and it is basically आप कह सकते हैं it is a suggestion to banking industry from RBI। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। जब भी RBI बैंक को कहता है कि प्लीज रिड्यूस गिविंग ऑटोमोबाइल लोन्स, ओके, इंस्टेंट पार्क योर मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अबव SLR रिक्वायरमेंट। मतलब SLR की रिक्वायरमेंट तो है ही, उसमें आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखनी ही है, बट ऑटोमोबाइल में आप लोन ना देके जो आपका एक्सेस मनी है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें। तो ये कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है, बट इज ए सजेशन। तो ये आता है मॉरल सुआजन के अंदर। सेकेंड आप कह सकते हैं आई
हैव रिड्यूस्ड बाय रेपो रेट। जब भी आरबीआई रेपो रेट रिड्यूस करता है तो उसका इनडायरेक्ट इंडिकेशन होता है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कि नाउ यू ऑल्सो रिड्यूस योर बेस रेट, क्योंकि बेस रेट लिंक्ड है हाउसिंग लोन से, कार लोन से, जितने भी आपके लैंडिंग है। तो अगर रेपो रेट बैंक कम कर रहा है मतलब बैंक्स आप भी अपना रेट कम कर लो। ओके, तो ये जो क्या है, ये इनडायरेक्ट एक तरीके से गाइडलाइन है जो कि स्ट्रिक्ट ना हो के एक सजेशन है। तो ये आता है मॉरल्स वर्जन के अंदर। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट, द फंड ट्रांसफर विल बी फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक, आईएमपीएस। का आंसर आईएमपीएस है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ओके, immediate payment service, basically it is also developed by NPCI, National Payment Corporation of India. Okay, and it offers an instant 24/7 interbank fund transfer facility through mobile phones. मतलब मोबाइल फोन्स के थ्रू आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, इवन ऑन बैंक हॉलीडेज, आरबीआई हॉलीडेज एंड इवन ऑन संडेज. It is a very important fund transfer facility. It is also very faster because fund transfer happens in a minute under IMPS. Okay, so this is the most fastest fund transfer facility. Now come the next, domestically systematically important bank, DSIB. RBI ने डेजिग्नेट करा है किस बैंक को, तो इसका आंसर है ICICI बैंक. और एक और डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक है वो SBI है. RBI ने 2 बैंक्स को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक बोला था, SBI, ICICI बैंक, और जिसकी डेफिनेशन थी बेसिकली टू बिग टू फॉल, मतलब ये इतने बड़े बैंक्स हैं जिनका डूबना बहुत ही मुश्किल है, और ये इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते, तो इसका आंसर है ICICI बैंक. Now comes the next. Which of the following is not a scheduled commercial bank? Urban Cooperative Bank, because इसकी कैटेगरी है scheduled cooperative bank. और बाकी ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, पब्लिक सेक्टर, फॉरेन बैंक, प्राइवेट बैंक, ये है scheduled commercial bank. तो बैंकिंग इंडस्ट्री के 2 मेजर ब्रांचेस हैं, scheduled banks, नॉन scheduled बैंक. scheduled के 2 मेजर ब्रांचेस हैं, scheduled commercial एंड scheduled cooperative. शेड्यूल कॉमर्शियल में आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इवन RRBs, ये सब आते हैं. और जो शेड्यूल कोऑपरेटिव में हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज, ये सब आते हैं. ओके, सो यहाँ का इस क्वेश्चन का आंसर है अर्बन. नेक्स्ट कम्स मनी लेंड फॉर 1 डे. इसका आंसर है कॉल मनी. अभी कॉल मनी में जो है हमारा एक दिन के लिए मनी हम लैंड करते हैं, बोरोइंग और लैंडिंग ऑफ फंड फॉर 1 डे. एंड ये जो जितने भी आपको कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी दिख रहे हैं, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म मनी लैंडिंग के ये टूल्स हैं. ओके, सेकेंड जो नोटिस मनी आपको दिख रहा है, ये फ्रॉम 2 to 14 डेज है, 2 से 14 दिन के लिए लैंडिंग दी जाती है. टर्म मनी मोर देन 14 डेज. ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात, नोटिस मनी को हम शॉर्ट नोटिस मनी भी बोलते हैं. नाउ कम द नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स, ये क्या है, ये भी एक तरीके का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, एंड दीज आर शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय. इसका आंसर है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ट्रेजरी बिल्स को इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, एंड दीज आर ऑल्सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and they are presently issued in 3 tenures, 91 days, 182 days and 364 days. और एक और इम्पॉर्टेंट बात ट्रेजरी बिल्स के बारे में, इसको हम जीरो कूपन सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, एंड दे पे नो इंटरेस्ट रेट. दिस इज द 2 मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट. According to the guidelines released by RBI, a payment bank can open small सेविंग अकाउंट्स एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ अप टू. आपने सुना होगा पेमेंट बैंक आरबीआई ने अभी खोलने की बात कही है, जिसमें 3 लोगों को, 3 एंटिटीज को लाइसेंस भी दिया है. वो हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे. इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपीज इज द आंसर. इसमें मैं बता दूं,
जो पेमेंट बैंक का बेसिक डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस रिलीज्ड बाय आरबीआई, पेमेंट बैंक विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू होल्डिंग मैक्सिमम बैलेंस ऑफ ₹1 लाख पर इंडिविजुअल कस्टमर। ओके, 1 लाख से ज़्यादा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रख सकता पेमेंट बैंक। ठीक है। इशुएंस ऑफ एटीएम डेबिट कार्ड करेगा पेमेंट बैंक, बट क्रेडिट कार्ड नहीं करेगा। ओके। और जितने भी पेमेंट एंड रेमिटेंस फैसिलिटी है थ्रू वेरियस चैनल्स, मतलब चेकबुक, RTGS, not RTGS because it is more than 1 lakh, okay, NEFT, internet banking, mobile banking, IMPS, all the remittance facilities is available in payment bank. Okay, and first and most important thing is they are not allowed to lend. Okay, they cannot undertake lending activities. This is the most important part. ठीक है, जो इनको डिफ्रेंशिएट करता है नॉर्मल कॉमर्शियल बैंकिंग से। ठीक है। और ये टारगेट करा है लेबर वर्क फोर्स और जो माइग्रेंट वर्क फोर्स है, जो कम कमाने वाली जनता है, उनके टारगेट करके ये पेमेंट बैंक का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ECB? ECB क्या चीज़ है? ECB के बारे में बता दूँ, इट इज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। ओके, ECB क्या है कि जब भी कोई फंड, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बैंकिंग जो है वो हम कह सकते हैं एनी मनी दैट हैज बीन बोरोड फ्रॉम फॉरेन रिसोर्सेज फॉर फाइनेंसिंग द कॉमर्शियल एक्टिविटीज इन इंडिया आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। मतलब जो भी मनी हमारा फॉरेन सोर्सेज से बोरो किया जाता है यहाँ इंडिया की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ECB। और गवर्नमेंट ने इसको परमिट करा है क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर इंडियन कॉरपोरेट्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर इंडस्ट्रीज एंड एज ऑल्सो एज वेल एज फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स। ओके, सो थैंक्स गाइस। इस पार्ट में हमने ये इतने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करें। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे और डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट और भी इम्पॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग बैंकिंग सूत्रा।